Hey guys, welcome to today. I'm back with another video of Instant Lecture 3। जैसा आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और ये तीसरा पार्ट है। आज हम बात करने वाले हैं इंडस सिविलाइजेशन की। और ये जो आपकी वीडियोस हैं, ये आपके जितने भी वनडे एग्जाम है, एनडीए, सीडीएस, आपके यूके ट्रिपल एस, यूके पीएससी या कोई और अदर स्टेट पीएससीएस है, ओके, या फिर आपका कोई भी एग्जाम जो है वनडे एग्जाम है, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। और जैसा आप लोगों को पता है, हर एक टॉपिक के बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो पीसीएस में आए हुए हैं या फिर किसी वनडे एग्जाम में। तो अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, आप लोग कोई भी सजेशन या कुछ भी मुझे देना चाहते हो या फिर कोई क्वेरी है, प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। आप मुझे इसमें फॉलो कर सकते हो और आप हमारा टेलीग्राम भी चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आप जाकर टेलीग्राम पे लिखिएगा सर्च के बॉक्स में @UKPSC11, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी और जितनी भी जॉब से रिलेटेड अपडेशन होती है वो भी आपको दे दी जाती है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हमने प्री हिस्टोरिक पढ़ लिया था, प्री हिस्टोरिक में हमने भीमबेटका वगैरह सब पढ़ लिया था। तो अब बात करेंगे हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की। तो जैसे आप लोगों को पता है कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड हमने जो मैंने आपको बताया था वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 2500 BC टू 600 BC तक। आपको मैंने बताया था कि ये 2500 BC से 600 BC तक रहता है, ओके। सो अब बात करेंगे कि हम प्रोटो हिस्टोरिक, जब मैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बात करता हूँ तो आपको पता है कि हमने प्रोटो हिस्टोरिक को, मैंने कहा था, आप 2 पीरियड में पढ़ेंगे। कौन कौन से पीरियड में पढ़ेंगे? 2 पीरियड में पढ़ेंगे। पहला पीरियड था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। और दूसरे उसमें हम पढ़ेंगे वैदिक सिविलाइजेशन। तो वैदिक सिविलाइजेशन को क्या करेंगे दोस्तों, हम वैदिक सिविलाइजेशन को अभी हम छोड़ देते हैं और अभी हम जो सिर्फ पढ़ेंगे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब पढ़ेंगे हम, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो सिंधु सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो कहाँ से कहाँ तक है, ओके ना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसका टाइम पीरियड क्या था। तो इसका टाइम पीरियड क्या है दोस्तों, इसका टाइम पीरियड आपका 2500 BC से 750 BC तक हम इंडस सिविलाइजेशन के टाइम को बोलते हैं। और जो वैदिक सभ्यता है वो क्या हो जाएगा, 750 से 600 BC तक हो जाएगा आपका वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड को हम नहीं पढ़ेंगे अभी, वैदिक पीरियड को बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमने पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कोई भी सभ्यता जो है, हमें कैसे पता चलता है कि हमसे पहले कोई कोई सभ्यता थी। तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर हमको ये पता चलेगा कि हमसे पहले कोई सभ्यता थी, तो कोई ना कोई क्या होना चाहिए, एक्सकवेशन होना चाहिए, कोई खुदाई होनी चाहिए। और खुदाई में जाके हमें पता चला हो, तो कैसे पता चला होगा, कैसे खुदाई भी होगी, तो इसके बारे में एक स्टोरी सुनते हैं और स्टोरी को समझते हैं कि क्या क्या आपकी क्रोनिलॉजी थी। तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों, जब आपको पता है कि 16 अप्रैल 1853 को क्या होता है, 16 अप्रैल 1853 को आपकी ट्रेन चलती है, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चलती है, ठीक है। आपकी क्या चलती है, पहली पैसेंजर ट्रेन चलती है आपकी। और किसके टाइम पे चलती है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे चलती है। लॉर्ड डलहौजी क्या था आपका, 1853 में आपका क्या था, ये गवर्नर जनरल था आपका, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। तो इसके टाइम पे क्या हुआ, पहली पैसेंजर ट्रेन चली। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज़ याद रख लेते हैं, पहली पैसेंजर ट्रेन किसके टाइम पे, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे चली। कब चली, 16 अप्रैल 1853 को चली। उस समय आपका गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। कहाँ से कहाँ तक चली थी, बॉम्बे टू ठाणे, बॉम्बे टू ठाणे, ठीक है। बॉम्बे टू थाने चली थी। ये कितने किलोमीटर की रेलवे लाइन थी, 34 किलोमीटर की रेलवे लाइन थी, ओके गाइस। तो यहाँ से क्या हुआ, आपको पता है कि जब क्या हुआ, ट्रेन आपकी पहली जो ट्रेन थी वो 16 अप्रैल 1853 को आपकी जब पहली ट्रेन बॉम्बे टू ठाणे चली, तो वहाँ पे जब लॉर्ड डलहौजी था आपका गवर्नर जनरल, तो उसने क्या किया, अब धीरे धीरे क्या करने शुरू हुआ, जो ये ट्रेन थी, है ना, ट्रेन का क्या हुआ, विस्तार होना शुरू हुआ, ठीक है। ट्रेन को क्या कर, विस्तार होना शुरू हुआ। और ये जो विस्तार होना शुरू हुआ, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक गया, कराची टू लाहौर, या लाहौर टू कराची भी बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। कराची टू लाहौर या लाहौर टू कराची क्या हुआ, रेलवे लाइन बिछनी शुरू हुई।
और जब रेलवे लाइन बिजनेस शुरू हुई तो जब वहाँ पे खुदाई शुरू हुई। अब खुदाई कैसे हुई देखो, हमारी कोई पर्सनली कोई एक डिपार्टमेंट बना के कि खुदाई करो ऐसा अपनी सभ्यता के बाद, जब ट्रेन की खुदाई हुई तो खुदाई के दौरान क्या हुआ, जब ट्रेन लाइन बिछ रही थी तो उस दौरान क्या हुआ, उनको क्या हुआ, धीरे धीरे क्या करने में लगे, जो फॉसिल्स थे, है ना, फॉसिल्स मतलब जीवाश्म वगैरह थे, जो चीज़ें थी वो सारी की सारी धीरे धीरे करके मिलना शुरू हुई। तो जब मिलना शुरू हुई तो जो वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने जाके बताया लॉर्ड डलहौजी को, गवर्नर जनरल, की यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं। तो लॉर्ड डलहौजी क्या हुआ दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी इतना ज़्यादा क्या दिलचस्पी नहीं लेता था इन चीज़ों में, उसको बस केवल डेवलपमेंट से लेना था। और उसने हड़प्पू, आपको पता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी की थी, हड़प नीति भी अपनाई थी। तो उसका बेसिकली ज़्यादा ज़्यादा विस्तार करना है इसका मोटो था, इसका ज़्यादा ज़्यादा विस्तार करना मोटो था, इसका कोई भी दिलचस्पी नहीं थी किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स में, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, और उसके बाद क्या हुआ, जब आपका 1856 में, ठीक है, 1856 में आपका नया आता है गवर्नर जनरल, ठीक है। अच्छा, तो एक कई बार क्वेश्चन पूछा था कि लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक रहा, तो आप ध्यान रख सकते हो 1848 से 1848 से 1856 तक आपका जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है। अब जब 1856 में आपका नया गवर्नर जनरल आता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आता है, जिसका नाम क्या था आप सबको पता होगा, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। अब लॉर्ड कैनिंग हुआ दोस्तों, तो जो ये लॉर्ड कैनिंग था, आपको इसको ध्यान रखना है कि 1857 की जो रिवोल्ट हुई थी उसमें भी यही हमारा क्या थे, गवर्नर जनरल थे उस समय ब्रिटिश की तरफ से। और दूसरा, जब क्या हुआ आपको पता है कि आफ्टर द 1857 रिवोल्ट, जो कंपनी का जितना भी शासन था वो सारा का सारा ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चले जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट मैंने साथ ही में लिखने की कोशिश कर दी, ओके। तो हमने क्या किया, इस जो कंपनी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चले जाता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चला जाता है कब, 1858। तो इन्हीं को बोला जाता है फर्स्ट वॉइसरॉय भी, ठीक है ना। जब इनके पास चलेगा तो पहला वॉइसरॉय बन गया था इंडिया के, लॉर्ड कैनिंग, तो आपको याद रखना है। तो लॉर्ड कैनिंग को भी इस जो आर्कियोलॉजिकल चीज़ें थी उसमें इनको कोई इंटरेस्ट था नहीं, ठीक है, इनको कोई इंटरेस्ट था नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक जो इंसान था जिनका नाम क्या था, अलेक्जेंडर कनिंगम, इनका नाम क्या था, अलेक्जेंडर कनिंगम। कब क्या, 1856 में क्या, कि जब लॉर्ड कैनिंग हमारे गवर्नर जनरल थे, तब इन्होंने क्या किया, एक बंदे को अपॉइंट किया, जिस बंदे का नाम था लॉर्ड अलेक्जेंडर कनिंगम। अब अलेक्जेंडर कनिंगम को इन्होंने क्या किया, अपॉइंट किया, कि बोला कि जो भी फोर्सेस मिले आप जाके देख के आओ। तो ये क्या थे, खुद एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, क्या थे, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। अब ये आर्कियोलॉजिस्ट थे तो इनको समझ होगी फॉसिल्स वगैरह की। तो इन्होंने क्या किया, अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट काम, अपने रिसर्च को क्या कर दिया, शुरू कर दिया। इन्होंने खोजबीन शुरू कर दी, इन्होंने खोजबीन तो कर दी, लेकिन ये कुछ समझ नहीं पाए कि भाई ये है क्या, ठीक है ना, ये कुछ समझ नहीं पाए, अनएबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, ये कुछ भी नहीं समझ पाए कि ये है क्या। लेकिन ये कहाँ पे कर रहे थे आपको पता है, मैंने बताया कहाँ पे हो रही थी, कराची और लाहौर के साइड पे खुदाई हो रही थी, और कराची और लाहौर के साइड पे खुदाई हो रही थी। तो इन्होंने बोला कि यार ये किस रिवर के आसपास है, ये सिंधु रिवर के आसपास है, इंडस सिविलाइजेशन के आसपास है, सिंधु नदी के आसपास है। तो इसको उन्होंने बोल दिया सिंधु सिविलाइजेशन, ठीक है, सिंधु सिविलाइजेशन बोला, इसलिए ही इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इन्होंने उसको नाम दे दिया भाई कि सिंधु नदी के किनारे है तो उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। आप समझ गए यहाँ तक बात क्या हुआ, सब चीज़ें बताई कि भाई ये यहाँ पे है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाए। तो अब लॉर्ड कैनिंग जी ने क्या किया, लॉर्ड कैनिंग को भी ज़्यादा दिलचस्पी थी नहीं, उसने और ज़्यादा एफर्ट किए नहीं, तो उसने मगर क्या किया, जो भी लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, जितने भी ये फॉसिल्स वगैरह हमको मिले, इनकी साइट से हमको जितने भी फॉसिल मिले, उसने कोलकाता में एक म्यूजियम में रखवा दिए, कोलकाता के एक म्यूजियम में रखवा दिए, कोलकाता के एक म्यूजियम में रखवा दिए, आप ये ध्यान रखेंगे, ओके। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब इन्होंने म्यूजियम भी तो रखवा दी, लेकिन अब देखो, ओके, वन मोर थिंग,
तो सबसे पहले जो खुदाई करने वाला बंदा था वो कौन था? आपका अलेक्जेंडर कनिंघम था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने सारी रिसर्च और इंडस वैली सिविलाइजेशन बोली, तो इसी को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इंडियन आर्कियोलॉजी। ठीक है, इसे भारत का पुरातात्विक पिता भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या है? फादर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी। ये भी आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, क्योंकि इन्होंने खुदाई सारे अवशेष वगैरह को जमा किया और इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया। ठीक है गाइस, उसके बाद में मैं अगर बात करूं आपसे, तो आप ध्यान रखोगे उसने लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? लॉर्ड कैनिंग ने एक म्यूजियम में रख दिया, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? एक म्यूजियम बना दिया कोलकाता में। ठीक है, उसके बाद चीजें ऐसी चलती रही, लेकिन जब क्या हुआ 1899 से 905 तक, 1899 से 905 तक आपका एक नया वाइसराय आता है, जिसको सब आपको पता होगा, बहुत फेमस है, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन आता है। ये खुद अपने आप में क्या था? एक आर्कियोलॉजिस्ट था। अब जब ये आर्कियोलॉजिस्ट था तो इसको दिलचस्पी थी किसमें? आर्कियोलॉजिकल चीजों साइट्स में, आर्कियोलॉजिकल वाली चीजों में वो थी। तो इसने क्या किया? एक डिपार्टमेंट गठित किया, एक डिपार्टमेंट बनाया 902 में। 1902 में क्या किया इसने? एक डिपार्टमेंट बनाया। कौन सा डिपार्टमेंट? एएसआई। एएसआई कौन? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब ये डिपार्टमेंट बैठा कहाँ होगा बताओ? बैठा होगा ये जो लॉर्ड कनिंग ने जो म्यूजियम बनाया ना, वही बना इनका क्या? डिपार्टमेंट। तो अब मैं पूछूंगा हेडक्वार्टर कहाँ है एएसआई का? तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, कोलकाता में है। ठीक है ना, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि हेडक्वार्टर ऑफ एएसआई कहाँ है? कोलकाता में। दूसरी चीज, ये तो हो गया कोलकाता में हो गया, और ये एक बिगेस्ट म्यूजियम भी है इंडिया का। बिगेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया कहाँ होगा बताइए आप? तो ये होगा कोलकाता में। ठीक है, कोई दिक्कत याद है? अब तीसरी चीज देखो भाई, कोई भी डिपार्टमेंट अगर बनेगा तो उस डिपार्टमेंट को बनने के लिए कोई ना कोई चेयरमैन की जरूरत होगी, है ना? कोई ना कोई चेयरमैन की जरूरत होगी जो उसको लीड करेगा, उसको हेड करेगा। तो जो डिपार्टमेंट का चेयरमैन जो बना था, ठीक है, इसने डिपार्टमेंट बना दिया, डिपार्टमेंट का चेयर बना, इसका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल 1902 से लेकर 1928 तक क्या रहे? इसके चेयरमैन रहे। यहाँ तक आपको बातें समझ आएगी। ठीक है, अब जॉन मार्शल जब बने तो उन्होंने क्या किया? 2 टीमों का गठन किया और अपना रिसर्च काम क्या किया? स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसने क्या किया? अपना रिसर्च काम किया, जो भी रिसर्च फॉसिल्स वगैरह मिले थे उनका काम स्टार्ट किया, और इसने 2 बंदों को अपॉइंट किया। 2 बंदों को अपॉइंट किया। एक बंदे का नाम था दया राम साहनी, दूसरे बंदे का नाम था RD बैनर्जी, राखलदास बैनर्जी। ठीक है, एक का नाम था दयाराम साहनी और एक का नाम था राखलदास बनर्जी। इसने 2 बंदों का अपॉइंट किया कि जाके वहां पे क्या करें? खुदाई का काम करें और जो भी आर्कोलॉजिकल चीजें उनके ऊपर अपने रिसर्च करें, जो भी फॉसिल्स होते हैं उनके बारे में रिसर्च करें, जो भी उनको फॉसिल्स वगैरह मिले उन पे क्या करें? रिसर्च करें। ठीक है, रिसर्च करें। तो दयाराम साहनी जी ने सबसे पहले क्या किया? 1921 में रावी नदी के तट पर, ठीक है ना, रिवर क्या थी? रावी रिवर रावी क्या किया इन्होंने? एक जो साइट खोद थी हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा, वहां पे खोजा इन्होंने। ठीक है, हड़प्पा में क्या मिला इनको? हड़प्पा इन्होंने खोजी। कौन सी नदी के तट पर? मतलब कौन सी नदी थी वहां पे? रावी नदी थी। उसके जस्ट तुरंत बाद 1922 में राखलदास बैनर्जी ने भी इंडस रिवर मतलब सिंधु रिवर के भी क्या खोजी? वहां पे इन्होंने एक साइट खोजी जिसका नाम रखा मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो। तो भाई दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के तट पे हड़प्पा खोजा, वहीं इंडस सिंधु घाटी या सिंधु नदी के रिवर के ऊपर मोहनजोदाड़ो राखालदास बैनर्जी ने खोजा। ठीक है गाइस, उसके बाद क्या हुआ आपको ध्यान रखना है
कि जब इनको पता चला कि भाई जो ये सोच रहे थे कि केवल जो जो सिविलाइजेशन है वो सिर्फ क्या है, वो जो सिविलाइजेशन है वो सिर्फ इंडस रिवर के आसपास थी, पहले ये सोच रहे थे। ठीक है, तो इसका नाम इन्होंने क्या दिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन रख दिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन है। लेकिन बाद में इनको पता चला कि जो ये सिविलाइजेशन थी ये केवल सिंधु घाटी तक ही सीमित नहीं थी। ठीक है, ये सिंधु घाटी तक ही सीमित नहीं थी, ये अलग अलग साइट में अलग अलग जगह पे अलग अलग रिवरों पे सिविलाइजेशन क्या थी, बनी हुई थी। तो इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, तो इस वजह से इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन इन्होंने बोला कि यार हमें तो ये सिर्फ सिंधु घाटी नदी पे नहीं है, ये तो बाकी नदियों पे भी और इसके जो साइट्स हैं वो अलग अलग जगह पे हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने क्या किया, धीरे इसका नाम चेंज करके, इस सिविलाइजेशन का नाम चेंज करके इंडस वैली से इसका नाम रख दिया हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन। ओके, इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, हड़प्पा सिविलाइजेशन रख दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको कई बार बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलता है, लेकिन बाद में इसको पता चला कि ये सिर्फ सिंधु घाटी तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया जो है, ठीक है ना, नॉर्थ, अगर मैं बेसिकली बोलूँ नॉर्थ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है, ठीक है ना, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, अगर मैं इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये सिर्फ इस पार्ट में पूरा का पूरा क्या थी, पूरा का पूरा इस पार्ट, ठीक है, इस पार्ट में बसी थी। ये आपका जम्मू के J&K बोलूँ, ये आपका पाकिस्तान का बोलूँ, और ये आपका महाराष्ट्र बोलूँ, और ये आपका यहाँ पे यूपी का बोलूँ। ठीक है, यूपी का मैं अगर बोलूँ हंडन रिवर के पास भी ये थे। तो ये जितने पार्ट थे, तो इस पार्ट में क्या हुआ दोस्तों, ये पूरा का पूरा साइट्स थी। तो सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन तो ये हो गई। सिंधु घाटी, अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करूँ तो ये जम्मू कश्मीर से निकलते हुए पाकिस्तान जाते हुए और ये यहाँ पे अरब सागर में गिर जाती है। तो ये इसमें होना था, तो वो सोच रहे थे इस साइट में सिर्फ ये साइट है, लेकिन बाद में पता चला ये तो पूरे इसमें फैली हुई है। तो तब इसको नाम दिया इन्होंने, क्या बोला, इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला, और ये सिर्फ इंडस वैली तक ही सीमित नहीं थी, तो इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला जाने लगा। अब क्या हुआ दोस्तों, जब धीरे धीरे यहाँ पे खुदाई हुई तो यहाँ पे क्या हुई, हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिले। ठीक है, एविडेंसेस मिले। ठीक है, एविडेंसेस ये मिले कि ये लोग जो थे वो ब्रॉन्ज का यूज करते थे। किसका यूज करते थे, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो कांसा, कांस्य लिख देता हूँ, कांसा लिख देना आप हिंदी में, कांसा या कांस्य। ठीक है, कांस्य क्या होता है दोस्तों, कांस्य में क्या होता है, जो कॉपर होता है, Cu कॉपर, इसका क्या है, सिंबल है कॉपर का, कॉपर। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं तांबा। और दूसरा आपका टिन, टिन का होता है Sn, इसको मैं लिख देता हूँ टिन। ठीक है दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है कि कॉपर और कांस्य में, ब्रॉन्ज में कॉपर का कितना रेशियो है, तो जनरली क्या होता है 80-20 का रेशियो होता है। ठीक है, ये अगर होगा तो इसमें 80% क्या होगा दोस्तों, कॉपर होगा, और 20% आपका तांबा होगा। सॉरी, 80% अगर आपका तांबा होगा तो 20% आपका टिन होगा। लेकिन कई किताबों में ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा 85% और 15% के आसपास, तो आप ये चीज़ ध्यान रखें। ठीक है, कई बार आपको 80 की जगह 85 दे देगा और ये 15% के आसपास देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, तो जनरली यहाँ पे 80-85 और 20-15% के आसपास होता है। होप सो ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है ना, तो ब्रॉन्ज, तो यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे जो एविडेंसेस मिले उसमें हमको पता चला कि ये ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे, जो कॉपर और टिन को मिलाकर यूज़ किया जाता था। तो जो ब्रॉन्ज है वो एलॉय है, ठीक है ना, कॉपर और टिन के मिला के ब्रॉन्ज को बनाया जाता है। तो जब हमें पता चला ये ब्रॉन्ज से बना है, लेकिन यहाँ के लोगों को आयरन का पता बिल्कुल भी नहीं था। आयरन के बारे में इनको कोई नॉलेज नहीं थी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक, कोई भी इनको नॉलेज नहीं थी, ये सिर्फ तांबे को जानते थे, टिन को जानते थे और ब्रॉन्ज को जानते थे, लेकिन आयरन का कोई भी लेना देना नहीं था। तो कई बार आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन से मेटल को नहीं जानते थे, तो आयरन को नहीं जानते थे, लोहा को नहीं जानते थे। ठीक है, लोहा के साथ इनका कोई भी परिचित नहीं थे। तो जो एविडेंसेस मिले उसमें हमें बहुत सारे ब्रॉन्ज की चीज़ें मिली, तो इसको हम फिर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन ही बोलते हैं। कांस्य युगनी सभ्यता भी इसको बोला जाता है। ठीक है, कांस्य युगनी सभ्यता भी इसको जाता है। तो कई बार पूछा था कि ब्रॉन्ज इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है, तो आपको बोलेंगे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन या कांस्य युगनी सभ्यता भी इसको कहा जाता है। ठीक, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं हम, थोड़ा सा हम आते हैं इसकी तरफ।
अब हम आगे चलते हैं, जो जो मैंने आपको कहानी थी वो मैंने आपको सुना दी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सॉरी, ओके। तो जो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी वो आपकी 2500 टू 750 BC तक, ठीक है, जो मैंने आपको बताई है वो पूरी इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ याद होंगे कि ये जो सभ्यता थी, जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, या फिर मैं हड़प्पा सभ्यता जो थी हमारी, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी ये उतनी ही पुरानी थी जितनी आपकी मेसोपोटामिया की चीज, ठीक है। तो कई बार आपसे पूछा जाता है मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया किस रिवर के आसपास था, ठीक है। तो आपको याद रखना है टिग्रिस, टिग्रिस रिवर, या फिर आपकी यूरोफिटस, ठीक है, यूरोफिटस, ठीक है, या तो टिग्रिस रिवर के आसपास थी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप अपने कॉपी पे जरूर नोट करेंगे। ये जॉन मार्शल है, मैंने आपको बताया था 1902 से 1928 तक पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको सुना दी, जो यहाँ पे लिखी हुई भी नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपको जो कहानी लिखी हुई नहीं है वो भी सुना रहा हूँ। और इजिप्ट जो थी वो कौन सी रिवर पे है, नाइल रिवर पे, ये जरूर लिखना है। चाइना की जो सिविलाइजेशन थी वो वांगो रिवर पे थी, वांगरो रिवर पे थी। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो टिग्रिस रिवर या यूफ्रेटिस रिवर के पास में थी, इजिप्ट की रिवर नाइल के पास में थी, और चाइना की वांगहो के पास थी। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताना है कि जितनी भी सिविलाइजेशन थी, जितनी भी सिविलाइजेशन थी वो हमेशा रिवर के किनारे क्यों उत्पन्न हुई होगी, मतलब क्यों सारी सारी सिविलाइजेशन को जब अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो वो हमेशा एक क्या बोलते हैं रिवर के ही आसपास मिलती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना, ऐसा क्यों है, रिवर के किनारे क्यों। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना दिमाग का थोड़ा सा यूज करें, ठीक है, ताकि आप कभी आंसर राइटिंग करें तो आपको ये चीज़ें पता हों, ठीक है, ओके। फिर आप बात करते हैं ये थी कहाँ पे। देखो मैं आपको अब यहाँ पे एक फिगर से समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखो जब हमको पता चला, जब इसकी खुदाई हुई एक्सकवेशन हुआ इसका, तो हमें पता चला कि ये किस तरह से है, एक ट्रायंगल फॉर्म करता है। और ये सिर्फ ना इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में है, पाकिस्तान के वेस्टर्न पार्ट में, और यहाँ पे आपके महाराष्ट्र में, और एक अगर आप बीच में बोले तो ये देखिए। तो ये जो लास्ट पॉइंट है इसका, जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट था, उसे हम बोलते हैं दायमाबाद, दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ है दोस्तों, दायमाबाद आपके महाराष्ट्र में। और ये कौन सी रिवर के किनारे था, तो ये गोदावरी रिवर पे भी इसके क्या मिले, हमें एविडेंसेस मिले हैं इस साइट्स पे, ठीक है। फिर आता है आपके जम्मू कश्मीर में, एक और यहाँ पे एक साइट हमें मिलती है जिसका नाम है मांडा। मांडा कहाँ पे है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में, JNK में। ये कौन सी रिवर पे, ये चेनाब रिवर पे, ठीक है, चेनाब रिवर पे हमें इसके रिवर के किनारे जो मांडा साइट थी वो हमें मिली है। अब बात आती है यहाँ पे वेस्ट, सबसे साउथ वेस्ट में, सबसे नॉर्थ मतलब बोलेंगे वेस्ट में कौन से पार्ट है, तो सुतंगडोर, ठीक है, सुतंगडोर, थोड़ा स्पेलिंग गलत हो सकती है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सुतंगडोर क्या है, सुतंगडोर है। और ये सुतंगडोर कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की साइट है ये। लेकिन ये कौन सी रिवर पे था, क्योंकि मैंने आपको बोला सारे के सारे किसी न किसी रिवर पे है, तो ये दक्ष रिवर पे था। कौन सी रिवर पे, दक्ष रिवर पे था, ठीक है। अब दोस्तों ये बीच में एक पॉइंट और आता है, ये कहाँ पे है, ये है आलमगीर, आलमगीर, आलमगीर। अब आलमगीर या आलमगीरपुर भी कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये कहाँ है, यूपी में। और ये यूपी में कौन सी रिवर में है, तो आपको याद होना चाहिए हिंडन रिवर है। अब हिंडन रिवर अगर आपको पता होगा ये गाजियाबाद साइड आपकी जाती है, ठीक है ना, तो हिंडन रोड। तो इस तरह से हमको ये पता चला कि ये सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं, ये पूरे के पूरे नॉर्थ वेस्ट पार्ट में क्या हुई है, फैली हुई है। और जो ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट होगा, तो यहाँ पे आप चित्र भी देख पा रहे होंगे, ये चित्र भी रखा हुआ है मैंने, ये रहा आपका सुतंगडोर, ठीक है, ये रहा आपका मोहनजोदाड़ो यहाँ पे, ये आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, आपको दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है ना, ये आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ये देखो ये यहाँ पे से आ रही है, ठीक है ना, ये आपकी सिंधु रिवर आ रही है, और यहाँ पे से ये बाकी जो आपकी अलग अलग रिवर हैं ये मिल रही हैं, ठीक है ना, जो मैंने पीली कर दी, ठीक है। और ये रहा आपका, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये रहा आपका मोहनजोदाड़ो यहाँ पे, ठीक है ना, ये साइट्स मोहनजोदाड़ो के हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब किसके किनारे हैं, सिंधु नदी के किनारे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका वेस्टर्न पॉइंट है सुतंगडोर। और मैं अगर आपको दिखाऊं हड़प्पा, तो हड़प्पा यहाँ पे है, देखो आपका, ठीक है ना। और ये कौन सी रिवर पे है, रावी नदी पे है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना इन चीज़ों का, ओके गाइस। तो ये आपका हड़प्पा हो गया। तो यहाँ पे आगे इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप लोग
ये चित्र जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया ये आप लोग अपनी कॉपी पे जरूर बनाओगे और लिखोगे, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह से था, ठीक है ना। ये आपका दाइमाबाद हो गया महाराष्ट्र में, यह आपका मांडा हो गया जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे आपका आ जाएगा आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर आ जाएगा यूपी में हिंडन नदी किनारे, और ये आ गया सुतंगडोर दक्ष नदी किनारे, यहाँ पे आपका क्या हो गया मोहनजोदाड़ो है, यहाँ पे आपका हड़प्पा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको, और यहाँ पे हमको बहुत सारी साइट्स मिली है, तो अप्रोक्सीमेटली जो साइट्स हैं वो 350 प्लस साइट्स यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ठीक है। 350 प्लस साइट्स क्या हैं अभी तक फाउंड आउट की जा चुकी हैं, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा साइट्स हैं 200 प्लस साइट्स अकेले गुजरात में। मैं सिर्फ इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ इंडिया के बारे में ही है। ओके गाइस, तो ये सिर्फ 200 प्लस गुजरात में सबसे ज़्यादा साइट्स प्रेजेंट थी, लेकिन अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो ओवरऑल जो थी वो 350 प्लस साइट थी, ठीक है ना। इससे ज़्यादा साइट्स हमको अभी तक मिली हैं, ठीक है ना। और इंडिया में सबसे ज़्यादा साइट कहाँ पे है, गुजरात में ही मानी गई हैं और इसमें मिली हैं, और सबसे ज़्यादा मतलब टोटल मिला के 350 प्लस साइट्स है, जिसमें अकेले गुजरात में ही 200 प्लस साइट्स हैं। ओके गाइस, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो जहाँ पे रहते थे, ठीक है, उसको क्या बोल, वो रहते कहाँ पे थे, कौन जगह पे रहते, तो उसको कई बार हिंदी में अगर आप सप्त सिंधु भी बोला जाता है। सप्त सिंधु के इलाकों में रहते थे, मतलब जहाँ पे रिवर्स का जो ओरिजिन है वहाँ पे, जहाँ रिवर्स की जो फ्लोइंग जगह है, ठीक है, ये रास्ता जो है रिवर्स के, तो इन्हीं के आसपास ही रहते थे, तो सप्त सिंधु बोला इलाके बोला जाता है, ठीक है, सप्त सिंधु वाले इलाकों में। ये किसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में है, तो मैंने ये हिंदी में आप लोगों के लिए बता दिया, ठीक है। तो आप इसी को ध्यान रखोगे, ये अपनी कॉपी पे आप लिखते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता इज ओल्डर देन दी कैलोलिथिक कल्चर। थोड़ा जो कैलोलिथिक कल्चर है उससे थोड़ी ओल्डर है, तो ऐसे आपको पता है कि कैलोलिथिक में लोग आयरन को नहीं जानते थे, तो हड़प्पा में भी लोग आयरन को नहीं जानते थे, ठीक है ना। ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे। और दूसरी चीज़, ये सबसे पहले आई कहाँ पे थी, तो नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में मिली थी, जो मैंने आपको बता दिया हिंदी में सप्त सिंधु वाले इलाकों में ये रहते थे, ठीक है ना। तो नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब अगर मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ इंडिया के बारे में ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके सब कॉन्टिनेंट का मतलब है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में भी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इंडिया सब कॉन्टिनेंट आपका पाकिस्तान भी आ जाएगा, इस बारे में ध्यान रखोगे। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि भाई जो हड़प्पन साइट थी ना, ये हड़प्पन साइट थी, ये ज़्यादा इतनी ज़्यादा फेमस क्यों हुई, क्यों हुई कि जब खुदाई हुई तो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बोला गया। पहली चीज़, ये एक अर्बन अर्बन सिविलाइजेशन थी, मतलब ये एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। सिविलाइजेशन थी, ठीक है, तो ये क्या थी, एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, मतलब नगरीय सभ्यता थी। अब नगरीय सभ्यता का नगरीय, अगर मैं नगरीय बोल रहा हूँ तो इसका मतलब आप क्या समझे नगरीय से, नगरीय से आप ये समझे दोस्तों कि जो नगरीय सभ्यता, जैसे मैं अगर चंडीगढ़ की बात करूँ, मैं एक चंडीगढ़ सिटी के बारे में बात करता हूँ, ये क्या है, एक वेल डिजाइंड है, ठीक है, वेल डिजाइंड है, ठीक है। और क्या है, इसकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो वेल डिफाइंड की गई होंगी, ठीक है ना। यहाँ पे का जो आपको हर चीज़ जो स्ट्रक्चर है, जो इसके सेक्टर बटे हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइंड है। तो उसी तरह ये क्या है, एक वेल प्लान्ड सिटी है, वेल प्लान्ड सिटी है। आप बोलते भी हो कि चंडीगढ़ इज अ वेल प्लान्ड सिटी, ठीक है। तो अच्छा चलो, आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आप मुझे बताओगे चंडीगढ़ जो सिटी है, चंडीगढ़ सिटी है उसको जो उसका डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया था, आप लोग मुझे कमेंट में करके जरूर बताओगे। आपके दूसरा होमवर्क है, ठीक है, पहला मैंने आपको बता दिया, अब ये दूसरा होमवर्क है, आप मुझे बताओगे चंडीगढ़ जो सिटी है वो उसको बनाने का श्रेय किसको जाता है। तो उसी तरह नगरीय सभ्यता आप समझ गए होंगे कि जो हड़प्पन साइट जो थी, जो हड़प्पन जो साइट जो थी वो क्या थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड थी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड थी। तो ये क्या हो गया, एक नगरीय सभ्यता हो गया। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आप देखो, ये एक तो ग्रिड सिस्टम था। ग्रिड सिस्टम का मतलब क्या है दोस्तों, मैं जिस पे आपको यहाँ पे हाईलाइट करते रहूँगा वो आप अपनी कॉपी पे लिखते रहना है, ठीक है ना। पूरा का पूरा ये सब लाइनें मत लिख देना इंग्लिश की, क्योंकि आप अपने नोट्स बना रहे हो। तो पहले ग्रिड सिस्टम था। ग्रिड सिस्टम का मतलब क्या है दोस्तों, कि ये जो लाइनें जो रोडें थी ना वो अपने आप को एक दूसरे को 90 डिग्री में क्या कट करती थी। तो सबसे पहले पहली चीज़ ये ग्रिड सिस्टम था। ग्रिड सिस्टम का मतलब क्या है कि जो दो रोड है, एक रोड ये जा रही है और एक रोड जा रही है, तो ये अपने आप को क्या करेंगी 90 डिग्री में एक दूसरे को काटती थी, पहली चीज। दूसरी चीज थी जो डोर थे, जो दरवाजे थे,
वो मेन स्ट्रीट की तरफ कभी भी नहीं खुलते थे। मतलब जैसे अब तो लोग क्या करते हैं, अपने घर को चाहते हैं कि उनका घर मेन स्ट्रीट से ही एकदम से सामने खुले, लेकिन इनका जो मेन डोर होता था, जो उनके डोर होते थे, मेन डोर जो होते थे, वो कभी भी मेन स्ट्रीट की तरफ नहीं खुलते थे, मेन स्ट्रीट की तरफ ओपन नहीं होते थे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ओपन जो मेन डोर थे वो ओपन नहीं होते थे मेन स्ट्रीट की तरफ, वो पीछे की तरफ से ओपन होते थे। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इनका ड्रेनेज सिस्टम। इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड था। ठीक है, इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड था। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा खास बात है, वेल डिफाइंड। ठीक है, दूसरी तीसरी चौथी चीज जो ये रखते थे, ये बर्न ब्रिक का इस्तेमाल करते थे। बर्न ब्रिक मतलब पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे। पक्की ईंटों का इस्तेमाल हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला है, पक्की ईंटों का। ठीक है, पक्की ईंटों मतलब जो भट्टी में डाल के पकाई गई हो, तो बर्न ब्रिक का इस्तेमाल करते थे। और इनका मेन डोर कभी मेन स्ट्रीट में खुलता। इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था, अब कई बार ड्रेनेज सिस्टम मतलब है जो निकासी तंत्र बोलते हैं, निकासी तंत्र। जैसे आपके घरों से पानी पानी निकलता है नालियों के रास्ते फिर वो मेन उसमें मिल जाता है। तो उनका भी कुछ ऐसा ही था कि हर घर के बाथरूम से जो पानी निकलता था, वो हर घर से पानी जो निकलता था, जो उनका ड्रेनेज सिस्टम था, वो जाके एक मेन सिटी के जो मेन रोड में जो एक क्या था, एक ड्रेनेज सिस्टम था, उस पर जाके मिल जाता था। फिर वो ड्रेनेज ले आता था। तो मतलब जो यहाँ के लोग थे वो हेल्थ और सैनिटाइजेशन के बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। ठीक है ना, तो आपको इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो इन चीज़ों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और यहाँ पे स्टोन बिल्डिंग का तीसरी चीज़ आपको ये लिख दी। और जो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई भी स्टोन स्टोन बिल्डिंग मतलब पत्थरों से बनी हुई बिल्डिंगों का इस्तेमाल नहीं देखने को मिला है, यहाँ ईंटों का मिला है। ठीक है ना, तीसरी चीज ये है कि यहाँ पे राउंड पिलर भी क्या थे, जैसे आजकल तो फैशन में राउंड पिलर्स, तो राउंड पिलर्स भी क्या थे, यहाँ पे नहीं थे। तो यहाँ पे स्टोन बिल्डिंग और राउंड पिलर आपस में यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शन है, क्योंकि आगे अगर अभी मैं बस आपको मेजर इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि ऐसा था। लेकिन आप जब साइट्सों के बारे में पढ़ोगे, जैसे अभी जो साइट्स थी, हड़प्पा के साथ पढ़ोगे, मोहनजोदड़ो पढ़ोगे, बनावली पढ़ोगे, धोलावीरा पढ़ोगे, लोथल पढ़ोगे, तो आपको चीज़ें समझ आएंगी कि थोड़ा चीज़ें थोड़ी टाइप डिफरेंसेस आ रहे थे। ठीक है ना, जैसे चूहनदाड़ हो गया, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये नगरीय सभ्यता, लेकिन जो चूहनदाड़ है वो क्या है, एक रूरल ग्रामीण सभ्यता थी। तो वो चीज़ें हम पढ़ेंगे अभी धीरे धीरे, उनकी इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें पढ़ेंगे ये, लेकिन मैं मेजर बता रहा हूँ कि ऐसे हड़प्पा साइड थी। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो, तो आप ये चीज़ें ध्यान रखोगे। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है कि ये ग्रिड सिस्टम में था, राइट एंगल डिग्री पे काटते थे एक दूसरे को। ठीक है, और दो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में आप दूसरे को डिवाइड करते थे। ठीक है, फाइन। तीसरी चीज, अभी इसको छोड़ दो, डिवाइड 45 द वेस्टर्न बिल्डिंग। ये आप कहें कि दो से एक या दो स्टोरी से ज़्यादा रहती थी हमेशा। ठीक है, कोई भी विंडो मेन स्ट्रीट को फेस नहीं करती। तो मेन विंडो, यहाँ पे विंडो का मतलब है डोर। ठीक है, दरवाजे वगैरह। और यहाँ पे बर्न्ड ब्रिक का इस्तेमाल हमें मिलता है, लार्ज स्केल ऑफ द बर्न्ड ब्रिक का इस्तेमाल मिलता है। और एब्सेंस ऑफ द स्टोन बिल्डिंग एंड राउंड पिलर क्या थे, एब्सेंट थे, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। राउंड पिलर वर द एब्सेंट ना, यहाँ पे क्या मिलती है, स्टोन बिल्डिंग भी एब्सेंट थी और राउंड पिलर भी एब्सेंट। तो ये चीज़ें आपको कॉपी में लिखनी है अपनी। अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे हमें ये चीज़ें भी देखने को मिली कि जो यहाँ पे जो इनकी सिटी थी वो दो क्लासों में बटी हुई थी। दो क्लासों में बटी हुई थी, तो एक थी मतलब एक किटाडल में थी, ठीक है, और दूसरा आपकी लोअर क्लास थी। तो जो किटाडल में रहेगा, जो जो इनके इम्पोर्टेंट पीपल्स रहे होंगे, ठीक है, जो इनके थोड़े से हाई पावर में रहे होंगे, वो इनके क्या रहे थे, किटाडल में रहे थे। और लोअर क्लास ऑर्डिनरी पीपल्स के लिए थी। ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल्स के लिए थी। तो ये बात ध्यान रखोगे आप। सिटी में दो चीज़ों में बांटे थे, एक किटाडल में और एक लोअर उसमें। तो जो किटाडल में रहे होंगे, वहाँ कोई ना कोई अपर क्लास के पीपल या हाईली इंपॉर्टेंट पीपल्स रहे होंगे। और जो लोअर क्लास होंगे, ऑर्डिनरी पीपल, जो लोअर जगह पे रहे होंगे, वो ऑर्डिनरी पीपल्स रहे होंगे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, कि यहाँ पे कोई भी वेपन नहीं मिला है। वेपन्स नहीं मिले हमें यहाँ पे वेपन्स का कोई भी लेना देना नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि अगर वेपन लेना देना मिला, तो इसका मतलब है अगर वेपन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या, ये एक दूसरे से लड़ाई झगड़े नहीं करते थे। मतलब अपने एम्पेरिज्म मतलब साम्राज्यवाद में विश्वास नहीं करते थे। ये जिस जगह पे थे उसी जगह पे रहते थे। यहाँ पे इनका कोई भी वेपन ना मिलने का कारण है कि यहाँ पे कोई किंग वगैरह नहीं रहा होगा। ठीक है, किंग वगैरह इनका कोई किंग या कोई रूलर
इनके ऊपर रूल नहीं करता रहा होगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पीपल्स के बारे में बात की है कि टनल मिला है, तो यहाँ पे अपर क्लास में रहेंगे तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पीपल जरूर रहेंगे, लेकिन कोई किंग वगैरह नहीं रहा होगा। ये कोई साम्राज्यवाद, मतलब ऐसे लड़ाई झगड़े करके अपने साम्राज्यवाद का कोई लेना देना इनका नहीं रहा होगा, ये एविडेंसेस से पता चला है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी वेपन हमें नहीं मिले। स्टोर्ड बिल्डिंग एब्सेंट थी, राउंड पिलर एब्सेंट थे, किटेरल को 2 भागों में बांटा गया, एक किटेरल में एक लोअर क्लास में। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। तो जो मैंने ये लिखा हुआ है ये आप लिख सकते हो। द टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अपर पार्ट और किटाडल और लोअर पार्ट। ठीक है, किटाडल में हमेशा क्या रहते थे, ऑन द फोर्टिफाइड मतलब होता है पक्के 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 महल। ठीक है, पक्के महल जो थे वो किसी ने रूलिंग क्लास के ले रहे होंगे, कोई इंपॉर्टेंट पीपल्स के ले रहे होंगे। ठीक है ना, बिल्डिंग्स द पब्लिक बिल्डिंग्स एंड द मेंबर्स ऑफ द रूलिंग क्लास जो बिलो द कैटल रहे होंगे, ऑन द साइड इज ऑल द कॉमन पीपल्स के लिए ये चीज़ें रही होंगी। इस बात को आप ध्यान में रखोगे, ठीक है ना। तो इनके ड्रेनेज सिस्टम मैंने आपको बता दिया, इनका ड्रेनेज बहुत ज़्यादा फेमस था। यहाँ पे बर्न्ड ब्रिक का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। और एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था जो मैं आपको बता चुका हूँ, जो सारे घरों से कनेक्ट होता था और मेन स्ट्रीट के ड्रेनर से मिल जाता था, ठीक है ना। ये क्या करते थे, यहाँ पे जिप्सम वगैरह कवर करते थे, ठीक है ना। एकदम खुली हुई नाली नहीं रहती थी कि खुली नाली से जा रहा है उसमें मच्छर घूम रहे हैं, ऐसा नहीं था। वो पूरी की पूरी एक क्लोज ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है ना। जैसे अगर मैं चंडीगढ़ में बात करूँ तो पूरा क्लोज ड्रेनेज सिस्टम है, तो वैसे ही यहाँ पे भी क्लोज ड्रेनेज सिस्टम को देखने को मिलता था, जो कि इनका बहुत ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से वेल डिजाइन था। तो यहाँ पे से पता चलता है कि ये लोग हेल्थ और सैनिटाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा क्या थे, ध्यान रखते थे, ठीक है। और सबके सबके अपने क्या थे, बाथरूम और कोर्टयार्ड थे, ये भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कई बार पूछी जाती हैं, तो मैंने आपको बता दी। इनकी सोशल लाइफ और डेवलप पॉलिटिकल लाइफ तो मैंने बता दिया। यहाँ पे कोई भी वेपन एब्सेंट थे, तो यहाँ पे क्या थे, वेपन मेड इज लैक ऑफ द वेपनरीज, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी किंग या डायनेस्टीज रूल नहीं करती थी, ना ही ये इम्पेरियलिज्म पे विश्वास रखती थी। ये इम्पेरियलिज्म पे विश्वास मतलब साम्राज्यवाद पे विश्वास करती थी। लेकिन ये सारे के सारे जो फैक्ट हैं ये सब क्लियर आइडिया नहीं है, ये जस्ट एजम्पशन माना जाता है, क्योंकि हम इनके बारे में नहीं जानते कि वहाँ पे एक्चुअल में राजा थे कि नहीं थे, या थे तो कैसे थे। ये कुछ हमारे पास इनके पॉलिटिकल लाइफ के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। इस और आगे ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे जो थे इसमें जो मैन और वुमेन जो कपड़े पहनते थे वो कॉटन से बने होते थे, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे हमें नेकलेस के बारे में पता चलता है, ब्रेसलेट के बारे में पता चलता है। आगे जब हम साइट्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें एविडेंसेस मिले हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि भाई ये ब्रेसलेट में है, मन का बीड कहाँ पे मिली है, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे आगे देंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ये पता चल चुका है ये व्यापार करते थे। यहाँ पे पुरोहित मिले हैं, व्यापारी मिले हैं, आर्ट कल्चर जो चीज़ें बनाते हैं वो मिले हैं, या पेंजेंट हमें क्या मिले, एग्रीकल्चर वाले भी मिले हैं और लेबर्स भी मिले हैं हमें इस साइड में, ठीक है। तो इनके बारे में हमें पहचान है। लेकिन यहाँ पे कोई रूलिंग था, किंग थी, डायनेस्टी थी, इसके बारे में कोई भी क्लियर आइडिया नहीं है। बस यहाँ पे वेपन नहीं थे, तो हमको कोई वेपन नहीं मिले, तो हम ये बिलीव करते हैं यहाँ पे कोई भी किंग वगैरह डायनेस्टीज वगैरह रूल नहीं करती थी। बस यहाँ पे लोग थे जो आपस में रहते थे, और यहाँ पे जो लोगों का प्रोफेशन था वो यहाँ पे पता चल चुका है कि यहाँ पे प्रिस्ट रहते थे, मर्चेंट रहते, क्राफ्ट्समैन, पीजेंट, लेबर्स, ये सब देखने के लिए मिले, ठीक है ना। और इनकी जो सोसाइटी थी कोई बहुत ज़्यादा वेल्दी सोसाइटी थी, मिडिल क्लास अपर क्लास लोगों की सोसाइटी थी, जो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। और इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे, इनके रिलीजियस लाइफ के बारे में हम कल पढ़ेंगे दोस्तों, और मैं आपको इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसके साथ साथ और चीज़ें भी आपको कराऊंगा। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो कमेंट करें और इसको शेयर भी करें। और आपकी कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में करते हैं, जो होमवर्क है वो जरूर कमेंट में करें, ताकि मुझे पता चल सके आप लोग वीडियो को देख रहे हो, ठीक है ना। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।